गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वन एंड ऑल। टेक्स टुडे न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि 22 दिसंबर 2020 को जीएसटी के कानून में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण करदाताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बढ़ गई है। हम जानते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारत के बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड वेरी फेमस टैक्स प्रोफेशनल्स, सीए शेफाली गिरदरवाल फ्रॉम दिल्ली and advocate Manoj Agrawal from Orissa, Raulkela, Orissa. We welcome you both on this panel discussion कि क्या इफेक्ट होगी इस बदलाव के कारण टैक्स पेयर्स पे। To start with our program, I would request Mr. C.A. Chintan Popat to do the honors to introduce C.A. Sefali Girdarwal. Chintan bhai, please. Thank you, Bhavya Bhai. On behalf of Tech Today family, we welcome Sefali Girdarwal, who is a chartered accountant and a partner of App and Company. She is one of the very prominent or a YouTuber speaker who has delivered a very landmark judgment, very good judgment of 3B written also. So with a short introduction, we welcome Sefali ji on the board. Madam, please. Thank you. Thank you, Chintan ji. I would now request Pratik Mishrani, Advocate Pratik Mishrani, to introduce Advocate Manoj Agrawal. Very good evening to everyone. I would now like to introduce Advocate Manoj Agrawal, a practicing advocate with an experience of more than 15 years in the field of indirect taxes, accounting, and audit. He has completed his CA articleship from Deloitte Haskins and Sells, Mumbai. He is a part of team selected by CBIC for preparing GST materials for officers and other stakeholders under IGOT project of Government of India. He is a member of Indirect Tax Representation National Committee of AIFTP. He is also a legal advisor of Rourkela Chamber of Commerce and Industry. We heartily welcome you on behalf of Tax Today. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Pratik ji. And now, without wasting any time, we are moving on to our panel discussion. इस पैनल डिस्कशन का मकसद यही है कि हम बताना चाहते हैं एज ए टैक्स प्रोफेशनल कि क्या क्या दिक्कतें बढ़ सकती है टैक्स पेयर्स की और टैक्स प्रोफेशनल्स की भी इन बदलावों के आने से। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर शेफाली जी। शेफाली जी, जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही मुश्किल बना दिया गया है, स्पेशली जो रूल 8 के 4A में जो अमेंडमेंट हुआ है और रूल 9 में जो अमेंडमेंट हुआ है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए क्या इफेक्ट उन पर हो सकती है इससे। शेफाली जी। देखिए, आई थिंक आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन। यस यस मैम। सबसे पहले मैं ये चीज बोलूंगी कि रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा मुश्किल बनाना, उसके नुकसान भी हैं। एक वन टाइम एक्सरसाइज हमारी इंक्रीज होती है, लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। क्योंकि पहले मैं एक बैकग्राउंड आपको बता दूं कि काफी सारे लोगों ने क्या किया कि जीएसटी में जो सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसका मिस यूटिलाइजेशन भी हुआ है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू बी वेरी बैलेंस्ड। मैं बिल्कुल एक साइड की बात नहीं करना चाहती, ना डिपार्टमेंट की साइड की, ना क्लाइंट्स की साइड की। आई जस्ट वांट टू बी बैलेंस्ड कि बहुत सारे लोगों ने फेक रजिस्ट्रेशंस लिए, बहुत सारी फर्म्स बनाई, और उन फर्म्स को बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि वो बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर गायब हो सके। उसके बाद जब जांच की गई, जब पता लगाया कि एक्चुअली वो पर्सन है कौन जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया और गवर्नमेंट को तो टैक्स पे हुआ नहीं, तो पता चला कि कोई उनके प्लेस पे कोई बिजनेस नहीं था, कोई एसेट्स नहीं थी जहां से गवर्नमेंट रिकवरी कर सकती। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि मान लीजिए मैं एक बायर हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपए की परचेज की, तो मान लीजिए मेरी जेन्युइन ही परचेज है, राइट। अब जो मेरा सेलर था उसने कोई टैक्स नहीं पे किया और उसकी कोई बिजनेस की स्टैंडिंग नहीं है, उसकी कोई एसेट्स भी नहीं है, उसका कुछ ऐसा है ही नहीं जहां से कुछ रिकवर किया जाए। और काफी केसेस में ये भी पता चला कि वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या जो पर्सन ऑलरेडी बहुत साल पहले मर चुके हैं उनके नाम से कोई रजिस्ट्रेशन ले लिया और उनके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके। तो जो रजिस्ट्रेशन पे रेस्ट्रिक्शंस हैं और आईटीसी पे भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके पीछे की जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ये है कि इस तरह के जो सिनेरियोज हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है सीबीआईसी। अब होता है कि जो प्रोविजन बनता है तो उसकी जो हार्डशिप है वो बहुत लोगों तक एक्सटेंड होती है। तो मैंने वो चीज एक्चुअली पोस्ट भी की थी कि कई बार क्या होता है कि
एक छोटी सी चीज के लिए, सी लाइक जैसे कोरोना था, कोरोना में मास्क के लिए देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 2000 रुपीज। 10 रुपए की चीज के लिए, इनफैक्ट 10 रुपए के 3 जो मास्क आते हैं वो आप यूज नहीं करें तो आपके ऊपर 2000 रुपए की पेनल्टी है। तो दैट्स ऑल्सो हार्डशिप। आप ये भी कह सकते हो कि भाई तुम पेनल्टी लगा रहे हो, एक मास्क उसको दे दो, उसको बोल दो कि तुम्हें जबरदस्ती परचेज करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। उनका एक मैसेज उसके पीछे क्लियर देना चाहते हैं वो कि भाई इट्स वेरी वाइटल, इट्स वेरी मैंडेटरी और आपको उसे लाइटली नहीं लेना है। तो रजिस्ट्रेशन में भी उन्होंने बोला कि भाई हम आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। अब प्रोविजन इज गुड, अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे प्रोविजन ऐसे होते हैं कि जो प्रोविजन बनाया जाता है उसकी जो सोल, उसकी थॉट प्रोसेस, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होती है वो ठीक होती है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करते हो तो वो बहुत बड़ी हार्डशिप क्रिएट कर देता है। अब वो किस तरीके से हो सकती है? अब हमारे यहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स, जितना हम अपने आसपास देखते हैं शायद उससे भी ज्यादा लोग ही, उसमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें एक चीज समझनी है कि देखिए हम सब लोग सिटीज में रहते हैं, ठीक है, मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, आप भी सिटी में रहते हैं। हम लोग ये नहीं समझते, हमें जो चीज बहुत सिंपल लगती है ना कि जाके एक अच्छा ऑनलाइन एक आधार ऑथेंटिकेशन तो करना है, एक डीएससी तो लगाना है, कौन सी बड़ी बात है? आपको 2 घंटे में डीएससी मिल जाता है, 300 रुपए में, 400 रुपए में मिल जाता है। हमें जो चीजें बहुत आसान लगती हैं, जैसे जैसे आप टूवर्ड्स रूरल एरिया जाते हो, जैसे जैसे आप स्मॉल टाउन में जाते हो, वही चीजों की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। और जो बिजनेस पर्सन है, ये जरूरी तो नहीं है कि शहर में बैठ के इंसान बिजनेस करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गांव में रहते हैं लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन होने के लिए डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन, यू डोंट नीड एजुकेशन। आपको कोई पढ़ना है, क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस आना जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो कुछ बिजनेस करके कुछ नया स्टार्टअप चाहते हैं, अभी इस समय पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि उनको कुछ रिलैक्सेशन मिले गवर्नमेंट की साइड से, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले बिजनेसेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि उसको पहले आधार ऑथेंटिकेशन करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसका जो डेटा है, बीच बीच में इस तरह की न्यूज आई कि उसके खुद के डेटा के अंदर जो है मिसमैचेस हैं, उसका खुद का डेटा करप्टेड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जहाँ पे वो किसी वजह से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो जो रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस इन इटसेल्फ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेंथी हो जाएगा। अब लेंथी वो जितना भी हो रहा है, उतने कंप्लायंस बर्डन आप अपने बिजनेसेस के ऊपर इंक्रीज कर रहे हो। तो यानी कि पर प्रोडक्टिव आवर ऑफ वर्क के कंपैरिजन में कितने आवर्स ऑफ कंप्लायंसेस उसको स्पेंड करने पड़े हैं, दैट रेशियो शुड बी मेंटेन। वो रेशियो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो एक बिजनेस पर्सन है उसके लिए सिर्फ कंप्लायंस के अलावा बहुत सारे काम है। उसको हायरिंग देखनी है, ठीक है, उसको फायरिंग भी देखनी है, फायरिंग के लिए भी देयर आर आल्सो प्रोविजन, उसको मिनिमम सैलरी भी पे करनी है। अब मैं तो सर हरियाणा में हूँ, मेरी तो हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको अपने 70% एम्प्लॉय भी हरियाणा से ही हायर करने पड़ेंगे। अब मुझे ये भी देखना है कि मेरे को 2 HR हायर करनी पड़ेंगे जो ऐसे लोग ढूंढ सके जो बिल्कुल हमारे प्रोफाइल पे मैच करते हो, लेकिन वो हरियाणा का ही उनका आधार हो। तो इतने सारे कंप्लायंसेस हम लोग करेंगे तो बिजनेस करेंगे कब? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो आई विल अगेन से प्रोविजन अच्छा है, एक से कि फेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बट एज वेल एज वो एक हार्डशिप भी क्रिएट कर रहा है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि प्रोविजन लेके आए, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि फिर जो पर्सन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, अगर मैं अनपढ़ हूँ, मैं उसके पास जाऊँ, मैं बोलूँ कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मुझे ये ना बोले कि 4 जगह धक्के खा गया, मेरे को नहीं पता। उनका एक इतना सपोर्ट होना चाहिए कि वो बाकायदे कस्टमर केयर ऐसा कि जो बैठ के आपको प्यार से आपकी भाषा में समझाए और आपको हैंड होल्ड करे, आपको सपोर्ट करे। तो ठीक है, देन प्रोविजन इज गुड, वी शुड कैरी फॉरवर्ड इट। अच्छी बात है कि भैया आधार पहले आप उसका ऑथेंटिकेट करो, मुझे पता तो चले रजिस्ट्रेशन लेके बैठा हुआ कौन है। अब तो प्रॉब्लम है कि मैं पता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन लेके क्रेडिट बांट के चला कौन गया, वी डोंट इवन नो दैट पर्सन। तो उस हिसाब से प्रोविजन अच्छा है, बट आई विल से इट्स बैलेंस्ड, अच्छा है, बट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। वेरी ट्रू। मनोज जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये प्रोविजन के बारे में? I basically agree with whatever Shefali has said, that the law as such is good, the rule is good, but we are concerned about the implementation part. गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि फेक जो फॉर्म्स आ रही है उनको एक तरह से रोका जाए और वो एंट्री लेवल पे रुक जाए तो बहुत ही अच्छा है। बट इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा है जैसे जिस तरह से मिसयूज होते हैं प्रोविजंस के। देखिए, सोसाइटी में सब तरह के लोग हैं, टैक्स पेयर्स में भी देयर आर फ्यू फ्रॉडस्टर्स, फ्यू फेक पीपल। सिमिलरली डिपार्टमेंट में भी सोसाइटी से लोग हैं, उसमें भी बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं दैट दे आर, इफ आई कैन से, दे आर नॉट जेन्युइन
and they encourage these type of activities. तो कंसर्न यहाँ ये आता है कि genuine taxpayers they will be harassed, they may be harassed, but जो fake fraudsters हैं, they may pass away with this system also. They know how to bypass this type of systems. So will it actually help? As Shefali said, this as such this is a good provision. अच्छा, अगेन आधार ऑथेंटिकेशन जो है, सपोज माय नेम इज मनोज अग्रवाल, बट आधार में उन्होंने राइटिंग करते टाइम अग्रवाल का स्पेलिंग आई एम राइटिंग AGARWAL और उन्होंने AGRAWL कर दिया. सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम उसको वहां रिजेक्ट कर देगा. तो देयर शुड बी सम इंटरफेस की इस तरह की चीजों को ऑफिसर्स अप्रूव कर दें, इवन इफ इट इज रिजेक्टेड बाय द आधार बेस्ड दिस थिंग. सो सबको एक ही तरह से वो करना, ट्रीट करना ठीक नहीं है. और एनीवे जब एज शेफाली सेड दैट इंटेंशन मे बी गुड, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वी आर कंसर्न. सो दैट इज द पॉइंट. जैसे कि सर हम लोग जान रहे हैं कि ये 1% से भी कम जो फेक इनवॉइसेस का स्कैंडल्स बर्स्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से ये प्रोविजन लाया है. पर मैडम मेरी एक ही क्वेश्चन थी कि क्या 1% से लेस पर्संस को कर्व करने के लिए इन सभी लोगों को, जैसे कि आपने बहुत ही करेक्टली मार्क किया, मैं जहां बैठा हूं इट्स अ वेरी रिमोट एरिया जहां पे ये आधार ऑथेंटिकेशन एंड अगर फैसिलिटेशन सेंटर ही नहीं हुआ तो वी नीड टू ट्रैवल 1 hour to the nearest station and validate our things. That is a very tough provision for a person who is sitting far away. Thank you very much. We are moving on to the next question and I would firstly go to Manoj Agrawal ji. Manoj ji, एक हमारा क्वेश्चन ये था कि जैसे कैंसलेशन और सस्पेंशन की प्रोविजंस थी वो भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दी है अब, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? क्या है ये प्रोविजंस, प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को. I can say that this is a draconian provision which they have introduced in case of mismatch. In case of mismatch, they have the power to suspend the cancellation, and there will not be any opportunity given to the person before suspension. The department is saying that it will be a suspension, and at the time of cancellation, they will provide the opportunity. But after suspension, क्या होगा? We are not clear. Will that person be treated as a registered person? Because उसका तो suspend हो गया है registration certificate. Will he be able to raise tax invoice charging GST? I am of the view, yes, he will be able to do, because otherwise there will not be any difference between suspension and cancellation. But these are very, I mean, drastic powers given to the officers. क्योंकि mismatch तो होंगे, mismatch को रोक नहीं सकते हैं. Most cases में mismatches आएंगे और ऑफिसर्स के पास वो एक वो रहेगा कि आई हैव द पावर टू सस्पेंड. सो वी नो दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मोर. सो विद आवर एक्सपीरियंस वी कैन से दैट दिस प्रोविजन इज क्वाइट ड्रैकोनियन और दिस शुड बी विथड्रॉन. दिस सस्पेंशन पावर शुड नॉट बी देयर. दे हैव वेरियस अदर मीन्स टू कंट्रोल फेक ITC and other things, but this provision, I am personally saying that this is not a good provision and it should be withdrawn. The fraternity should fight, should give representation for the withdrawal of this provision. And we hope Manoj ji is the proper person to do that also, being a representative of an AFTP national level association. शेफाली जी, आपके व्यू इस बारे में, इस प्रोविजन के बारे में प्लीज. जहां तक सस्पेंशन की बात है और रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की भी बात है, रूल 21 के अंदर उन्होंने कुछ न्यू कंडीशंस भी इंसर्ट कर दी हैं. लाइक आपने अगर सेक्शन 16 की प्रोविजंस से अलग हटके इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है समझनी कि जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, लाइक वी ऑल विल एग्री विद दिस थिंग, कि हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं तो फाइनली जो रिटर्न फाइल करने का काम होता है, ये जरूरी नहीं कि कोई बिजनेसमैन खुद ही कर रहा हो या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको कर रहे हो. कई बार जो डेटा फीडिंग है, स्पेसिफिकली द फीडिंग ऑफ डेटा, कई बार ऐसा होता है कि डेटा को चलो प्रिपेयर करने में, उसको देखने में, वो कहाँ पे आइडियली जाना चाहिए, वो सब हम लोग उसमें अपना दिमाग लगाते हैं. बट जब हमें लगता है कि चलो फीडिंग है, तो वो कई बार हम लोग स्टाफ के ऊपर भी छोड़ देते हैं. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, मैंने वो जानबूझ के सेक्शन 16 की प्रोविजन के अगेंस्ट अवेल किया या वो गलती से किसी स्टाफ ने डाल दिया. मान लीजिए मैं ITC 21,000 रुपए का लिखना चाहती थी और मैंने अपनी पूरी शीट में कैलकुलेशन में 21,000 ही बनाया,
लेकिन जब मेरे स्टाफ ने उसको एंटर किया, मान लो मैंने भी किया, गलती तो किसी से भी हो सकती है जिंदगी में, ठीक है, मैंने जब उसको एंटर किया तो 2,10,000 रुपए एंटर हो गए और मेरी रिटर्न उसके साथ फाइल होगी। अब वो अवेल की बात करें, यूटिलाइज की भी बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आपकी तो कंडीशन पूरी हो गई, बट क्या आप इस चीज के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दोगे, कैंसिल कर दोगे आप मेरा रजिस्ट्रेशन? और आपको लगता है कि क्या एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए? अगेन मैं वही चीज बोलूंगी कि इस कंट्री के अंदर जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अनएजुकेटेड भी हैं, उनमें से बहुत सारे लोग गांव के ऐसे भी है, दे डोंट अंडरस्टैंड इंटरनेट, उनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। तो मतलब आप मुझे जबरदस्ती फिर, या तो मेरे पास कंप्यूटर हो चलाने के लिए, उतना मेरे को नॉलेज है, अदरवाइज तो आप ये कह रहे हैं कि मैं बिजनेस करूँ ही नहीं, तो ये तो फिर चीज गलत हो गई ना। आपको आप उसको इस तरह का प्रोविजन बना दोगे कि अच्छा तुमसे 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, तो मतलब आपका प्रोविजन तो कॉन्ट्रवीन हो गया। अब तो ये कंप्लीटली ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे है कि मतलब वो मुझ पे कृपा दृष्टि करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस चीज के लिए अगर आप कैंसिल करा दोगे रजिस्ट्रेशन, या आप कह रहे हो कि आपने जीएसटीआर 1 में ज्यादा दिखाया, एक्सेस दिखा रहे हो डेटा, जीएसटीआर 3B के अंदर कम दिखा रहे हो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो प्रोविजन इसीलिए आया है क्योंकि इट कभी रियलिटी के केस में कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों ने जीएसटीआर 1 में डेटा एंटर कर करके 2A में रिफ्लेक्ट करवा दिया, बायर ने उसके बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, और फिर उन लोगों ने क्या किया, 3B फाइल ही नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया। आई अंडरस्टैंड कि वो एक उनका मोडस ऑपरेंडी था बहुत सारे लोगों का एक फ्रॉड करने का, बट आपने उसका जो रेमेडी लेके आए हैं, आपने जो उसका प्रोविजन बनाया है, आप उसको एक बार उसका कितना कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट होने वाला है आप वो चीज एक्चुअली इमेजिन नहीं कर रहे। आप ऐसा जो प्रोविजन लेके आए तो उसके साथ एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाओ अपने ऑफिसर के लिए जो आपके डिपार्टमेंट में बैठा है ना, आप उसको ये चीज समझाओ पहले। अब आप देखो जीएसटी 1 में और 3B में कितने रीजंस की वजह से डिफरेंस हो सकते हैं। पहली बात तो हो सकता है कि मैंने अपनी पिछली बार की जो जीएसटीआर 1 में उसमें कुछ गलत डेटा दिया हो, तो इस बार मुझे 3B के अंदर वो ठीक करना होगा, राइट। मतलब पिछली 3B में और 1 में डिफरेंस था, तो उसको कवर अप करने के लिए मुझे इस बार की भी 3B ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खोल के तो मुझे अमेंड करने नहीं दे रहे हो। फिर हो सकता है कि इस बार की जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए कोई इनवॉइस छूट गया हो, किसी में अमाउंट ज्यादा लिखी गई हो, क्योंकि आप टर्नओवर की बात कर रहे हो, आप एकदम से टैक्स की भी बात नहीं कर रहे। तो मान लो टर्नओवर के कॉलम में अगेन वही मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लिख दी, बट टैक्स मैंने बिल्कुल सही लिखा, तो आपका तो क्राइटेरिया मीट हो गया ना। मैं वही कह रही हूँ, आपने प्रोविजन बनाया, आपने उसको एक पर्पस के साथ बनाया और एक बैकग्राउंड की वजह से बनाया, तो आप उसके साथ एक पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन दो अपने ऑफिसर के, हमारे लिए नहीं। आप जो लोग डिपार्टमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनके लिए दो कि भाई देखो अगर डिफरेंस इन रीजंस की वजह से है, तो आप इस सेक्शन का प्रोविजन, इस रूल का जो प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो उसके अब जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि अगर इस रीजन से डिफरेंस है, इस रीजन से डिफरेंस है, अगर उस डिफरेंस की वजह से अल्टीमेटली टैक्स पेबल के अंदर कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उसको यूज करने का प्रोविजन को कोई रीजन ही नहीं है। तो आप अगर विदाउट इंस्ट्रक्शन के उसको देंगे तो ऑब्वियसली उसका मिस यूटिलाइजेशन ही होगा। बहुत सारे लोग आप अननेसेसरी सस्पेंड कर दोगे या तो रजिस्ट्रेशन, या आप उनको धमकी दोगे कि भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो आप प्रोविजन बना रहे हो, अगर आप उसको बिल्कुल ओपन एंडेड बना रहे हो कि अच्छा 2 अमाउंट के अंदर अगर डिफरेंस है देन यू कैन डू इट, तो उसके बेटर है कि आप पूरी उसको एक डिटेल इंस्ट्रक्शन के साथ बनाओ, ताकि मुझे भी पता रहे कि भाई चलो मेरे डिफरेंस भी आ रहा है बट उसका इम्पैक्ट ये नहीं आना चाहिए, तो अदरवाइज मेरे अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो अगर से कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो या ओपन एंडेड प्रोविजन बना रहे हो, तो उसके साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उनको देनी चाहिए, क्लैरिफिकेशंस भी देनी चाहिए। I will add here. Hello. Yeah, please. देखिए इनिशियली दे हैड प्रपोज्ड फॉर दैट जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3। वो यदि मैकेनिज्म रहता तो इस तरह की ये सब जो अभी ये नई नई चीजें आ रही है ना उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट ओरिजिनल सिस्टम जीएसटीआर 3B which was supposed to be only for the initial 2 months. They have now made this as a permanent return. कुछ साल भर पहले एक उन्होंने एक और न्यू रिटर्न सिस्टम बोल करके एक इंट्रोड्यूस किया था, कि प्रपोज किया था दैट एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 एंड दैट जीएसटीआर 1, वो इवन दैट हैज सरल बीन एंड सुगम एंड ऑल। या सरल एंड सुगम, वो भी अभी उन्होंने उसको बैक बेंच पे रख दिया है, उसको अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले। सो जीएसटीआर 3B इज गोइंग टू रिमेन। तो अभी ये सब चीजों में इस तरह की हार्डशिप्स आ रही हैं कंप्लायंस करने में टैक्स पेयर्स को भी। और देखिए जीएसटीआर 1 जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि एक बिल डबल एंट्री हो गया, अकाउंटेंट ने उसको डबल एंट्री कर दिया है, जीएसटीआर 1 में वहां चला गया, बट 3B के टाइम में हमें डिटेक्ट हो गया, तो वी पेड लेस टैक्स बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन पेइंग एक्सेस टैक्स, एंड नेक्स्ट मंथ उसको अमेंड कर दिया हमने जीएसटीआर 1 में। सो फॉर दिस सिंपल रीजन इफ यू आर गेटिंग notices or suspension notices and not even a notice, they will suspend and then they will give a notice. So that's why I'm saying that this is quite draconian. That is a drastic provision. Yeah.
So being a person from Gujarat, madam, and so let me tell you, we were having a system of ITC matching tin based. That was on the basis of tin at the end of the year. That is called a backward matching. I don't know why they are not thinking on that, because this front matching, ये पहले ही आप match करो और उसके लिए allow करो credit. This becomes always a dangerous thing where accountant and the businessman are different. सो यही एक चीज होती है कि जो इम्प्लीमेंट करनी बहुत मुश्किल होती है. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम आपके लिए ये क्वेश्चन है पहले कि 36(4) को जो अमेंड किया है, दैट इज अ वेरी ड्रास्टिक थिंग. 36(4) इटसेल्फ इज वेरी टफ, पर ये जब अमेंडमेंट आया तो कैसी असर होगी टैक्स पेयर को, क्या और ज्यादा दिक्कतें आ सकती है? शेफाली जी. देखिए, कैश क्रंच इंडस्ट्रीज ऑलरेडी फेस कर रही हैं एंड ये किसी से भी छुपा नहीं है, सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हुई है. और हमारी जो पूरी इंडियन इकोनॉमी है, आपको पता है कि हमारे पास बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए कोई बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीका नहीं है. उसमें हमारी कंट्री एक्चुअली लैक करती है. इट्स लाइक कि आप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, मैं उसके दोनों पहलू, मतलब कई लोग फिर क्या करते हैं, स्कीम्स का बेनिफिट ले गए, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे लिए भाग गए, ऐसा भी करते हैं, अंडरस्टैंड दैट. लेकिन ऐसा कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है कि मान लीजिए मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ. आज आपको, अगर आप अच्छे से एजुकेटेड हैं, आपने पूरा काम किया है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे सब कुछ आपने बना ली, आप गवर्नमेंट को बोलोगे मुझे कोई 1 करोड़ का या 2 करोड़ का लोन चाहिए सो दैट आई कैन स्टार्ट माय बिजनेस विदाउट एनी कोलेटरल, तो हो सकता है कुछ स्कीम्स हो एमएसएमई की, लेकिन जब आप उस स्कीम के लिए बैंक में जाओगे ना फाइनेंस के लिए, यू अंडरस्टैंड, बैंक वाले साफ मना कर देते हैं कि भैया हम लोग, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्चुअल वर्ड्स, बैंक वाले कहते हैं हम तो एमएसएमई वालों को देते ही नहीं लोन, देते ही नहीं है वो लोग. सो हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितना भी हमारा स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या वो सेक्टर जहाँ पे बहुत ही हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए. चलो सर्विस सेक्टर के लिए क्या है, मैंने एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया, मैंने उससे स्टार्ट कर लिया. बट जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो, तो अगर किसी चीज के लिए प्लांट एंड मशीन ली है जो 10 करोड़ की है, वो चाहिए तो वो चाहिए, उसके बिना तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते. ऐसा तो नहीं है कि मैं 1000 रुपए की मशीन से स्टार्ट करूंगी एंड देन आई विल जस्ट ग्रो एंड रीच टू ए 10 करोड़ रुपीज मशीन, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो एक तो हमारे यहाँ पे पहले से ही कैपिटल क्रंच है, पहले से ही लिक्विडिटी की क्रंच है पूरी इंडस्ट्रीज के साथ में, फिर कोरोना की वजह से वो क्रंच और ज्यादा इंक्रीज हो गया. अब अगर मैं उनको बोलूं कि नहीं अच्छा आपको क्रेडिट इतना लेना है कि बस जितना आपका ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई. और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगी जो प्रोफेशनल्स का रोल है, अभी मैं उसकी 2 एस्पेक्ट है. देखो, एक एस्पेक्ट है कि हम उसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं, डू वी लाइक इट और वी क्रिटिसाइज इट, बट वो एक दूसरी एस्पेक्ट है. द रियलिटी इज दैट कि वो एक रियलिटी है और मुझे तो उसको फॉलो करना ही है. देखो, बीइंग ए कंसल्टेंट, मैं तो अपने क्लाइंट को ये बोलूंगी कि देखो अच्छा है जो बुरा है, लेकिन इट इज लाइक लॉ ऑफ द लैंड, तो आपको फॉलो तो उसको करना ही है. तो अब यहाँ पे हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि जितने भी हमारे क्लाइंट के वेंडर्स हैं, उन सब वेंडर्स पे एक तो नजर रखना कि किसने ऑटो रिफ्लेक्ट करा दिया है, किसने ऑटो रिफ्लेक्ट कराने से रह गया है. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसल्टेंट्स की, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, और बिजनेसमैन की भी. ऑब्वियसली तो बिजनेसमैन खुद नहीं करेंगे, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एडअप होने वाला है. देन अब मान लीजिए किसी ने एक्चुअली में नहीं डिपॉजिट कराया टैक्स, तो मैं क्या करूं? मतलब आई एम सपोज टू पे इट अगेन. मैं हर जगह तो इंडस्ट्री में ऐसा रूल भी नहीं बना सकती कि नहीं जब टैक्स आप ऑटो रिफ्लेक्ट कर दोगे तभी हम लोग उसका पेमेंट करेंगे. बट हाँ, कुछ चेक्स इसमें हो सकते हैं बिजनेसेस के लिए. अच्छी चीज ये है कि जीएसटीआर 1 पहले फाइल होती है और 3 भी उसके बाद फाइल हो रही है. तो यानी कि जब 1 सबकी फाइल हो गई, तो एटलीस्ट मुझे इस मंथ का पता चल गया कि मेरे किस किस वेंडर ने अपनी रिटर्न में मुझे मेंशन किया है, यानी कि मेरी मेंशनिंग हो गई है, मेरी अमाउंट ऑटो रिफ्लेक्ट हो गई है, एटलीस्ट मुझे वो पता है. तो पेमेंट टर्म्स में अगर मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, देन आई कैन से कि भाई जब आप जीएसटी 1 फाइल करोगे ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओनली आफ्टर दैट आई विल मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंट, ओनली द टैक्स अमाउंट. ऑल्दो सब केसेस में वो नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं क्रोमा से एसी परचेज करके ला रही हूँ, तो क्रोमा वाले तो मेरी सुनेंगे नहीं कि मैं टैक्स के पैसे आपको तब दूंगी जब ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट. क्रोमा है जहाँ पे मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनसे हम लोग कर रहे हैं, वो लोग हमारी सुनेंगे नहीं, वो तो बोलेंगे आपको लेना है लोन, नहीं लेना है तो मतलब. तो वो एक बहुत बड़ा इशू है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ एक रीजनेबल मैकेनिज्म और लेके आना चाहिए, जिससे कि आप उसको बजाय मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट करते जाने के कुछ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसके लिए लेके आए, जिससे कि बायर जो है उसको उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आए. आप सेलर को थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्ट्रिक्टली हैंडल करो, क्योंकि अल्टीमेटली सेलर ही अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करके भाग रहा है, तो वो सेलर्स ही हैं. लाइक रिसिपिएंट उसमें फिर भी जो है मतलब एक आई विल से कि एक वीकर एंड पे है थोड़ा सा. तो वहां पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो सेलर्स है उनको ज्यादा कंट्रोल करे. That's all I want to say about it. It's a very good point that it is better that you control the sell side. आप जो माल बेच रहा है उसे कंट्रोल करो, इंस्टेड ऑफ कि आप जो परचेजर है उसे कंट्रोल किए जा रहे हो. वेरी गुड पॉइंट टू बी मेड. मनोज जी, आपकी इस बारे में व्यूज?
I have the same view that the seller should be made accountable. But क्या है कि government find it's very easy to control or to deny credit to the recipient. So they are finding it easy and they are going after the buyer, not the seller. अरे, you have given registration to the seller. You have taken it. Maria ji, can you please mute? Someone is talking here. Just a minute. Yes. Someone is there. I just muted. Okay, sir. So Please carry on. the compliance should be made. The seller should be made responsible if he is not filing his returns, if he is not paying the taxes. And law में एक legal maxim होता है, lex non cogit ad impossibilia. उसका meaning ये है कि you cannot compel someone to do something which is impossible. तो कई केसेस में बायर के लिए इम्पॉसिबल होता है सेलर को कंपेल करना कि यू फाइल योर जीएसटीआर 1. इवन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जो वो क्लॉज सी है which is already challenged before various high courts. In fact, Rule 36(4) is under challenge, and we are sure that it will be in favor of the taxpayers only, because courts they see the practical hardships, they see the what are the law, what are the legal maxims, and they give the judgment. So this 36(4) will be quashed, but till then we have no other option. We have to comply with this 36(4), otherwise we will be getting notices. In fact, if suppose they have to implement that 2B, from 2B they are calculating 5%. Earlier it was 20% when it came. September 2019, it was introduced with 20%. Then in 1st January 2020, they reduced that 36(4) limit to 10%. Now again after 1 year it is being reduced to 5%. And I think in 3-4 months they may even make it 0%. So government want to control the ITC which is being taken by the recipient, and that's what I want to say. Exactly. Sir, as we are running short of time, I would quickly again request you कि आप ही बताइए कि जो रूल 59 में चेंजेस हुआ है दैट आर आल्सो ड्रास्टिक, जो कि इतना सारा ध्यान में नहीं आया, तो दैट इज नॉट अ इजी रूल टू कॉप अप विद. मनोज जी, आप ही बताइए रूल 59 में कैसे चेंजेस है और क्या असर होगी उसकी, ब्रीफली प्लीज. 59 में देखिए व्हाट दे आर सेइंग दैट रजिस्टर्ड पर्सन, सपोज ही इज अ मंथली फाइलर and he has not filed GSTR 3B for 2 months, then he will not be allowed to file GSTR 1. So I think this is not very unreasonable. If someone is not paying taxes, then government want to put restriction on him to pass on the credit, but not allowing him to file GSTR 1. Similarly, in case of a quarterly taxpayer and he has not filed 3B for the quarter, for 1 quarter, so he won't be allowed to file GSTR 1, as well as in the new this QRMP scheme, he won't be allowed to file this IFF, invoice furnishing, will be blocked for him. So I think this is not very, this is okay, because someone is not paying and they are putting restriction on him. This is on the supplier side. As we are discussing, this restriction is on the supplier. Yes. Very true. सिफल जी, आपके व्यूज इस बारे में, जैसे कि अग्रवाल साहब ने बोला कि इट्स अ वेरी वैलिड अमेंडमेंट. Amendment is good. It's fine. Okay. But the thing is this, that what is the condition? If you are not filing GSTR 3B for 2 months or say for 1 quarter, you will not be able to file GSTR 1. Now the problem is, if I am filing a nil GSTR 3B, then the provision will become useless. Okay, again, if I am filing GSTR 3B with say 100 rupees of tax, 1000 rupees of tax, and in GSTR 1, I am declaring my outward supply with a tax liability of say 1 lakh rupees, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh, 7 lakh, whatever amount it is. So important thing is that like this rule, in this rule, they could have make a little change that if there is a huge difference between GSTR 1 and GSTR 3B, that is a tax paid through GSTR 3B and the liability declared through GSTR 1, then your return filing under GSTR 1 can be restricted or it can be limited, right? So that can be one of the thing. And there is one more thing they can do. Earlier also I suggested that. First thing is that when we are filing GSTR 3B, just if the amount of liability declared in GSTR 1 and the amount I am making payment in GSTR 3B, if the GSTR 3B payment is less than GSTR 1, what you can do, you can open GSTR 1 invoices
the uploaded invoices, B2B invoices in front of me and ask me which invoice I want to reject. This kind of thing can be very helpful. मतलब अगर जब मैं GSTR 3B फाइल कर रही हूँ और मैं GSTR 1 से कम टैक्स पे कर रही हूँ, जैसे वो अमाउंट आपको दिख रहा है कि GSTR 1 से कम है, तो उनको पोर्टल को ये करना चाहिए कि मेरे सामने GSTR 1 के इनवॉइसेस ओपन कर दे और मुझे बोले कि तुम ऐसे कम नहीं पे कर सकते, तुम इसमें से ना इनवॉइसेस कट करो कि तुम कौन से इनवॉइसेस निकालना चाहते हो। आई थिंक ये चीज काफी हेल्पफुल हो सकती है। इससे क्या होगा कि जिनकी मैं इनवॉइसेस निकाल रही हूँ, फिर आप सिर्फ उनका आईटीसी ब्लॉक करो, आप उनके आईटीसी को उनको बोलो कि भाई तुम्हारे वेंडर ने तुम्हारा इनवॉइस हटा दिया, तो मैं अपने वेंडर को बोलूंगी कि भाई आपने मेरा इनवॉइस पहले एंटर किया और अब आपने उसको रिमूव कर दिया मेरे पास से, तो यानी कि एक मतलब क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज GSTR 1 is detailed and GSTR 3B is consolidated. Like even if I am filing GSTR 3B with 1 lakh rupees tax and in GSTR 1 I am declaring 2 lakh rupees tax, how you will be able to ascertain that which amount the tax of which invoice I have skipped? Like हर बार तो ये कहेगा ना कि उसने पे तो किया है GSTR 3B की, तो मेरा टैक्स तो पे हो गया। अब ये वो कैसे साबित करेंगे कि जो कंसोलिडेटेड अमाउंट मैंने GSTR 3B में पे की 1 लाख रुपए की, वो किस किस इनवॉइस को बिलोंग करती थी? ये तो कभी प्रूफ ही नहीं हो सकता। लेकिन ये एक तरीका है जिससे ये प्रूव हो सकता है कि आप उनको बोलो सीधे आप इनवॉइसेस कट करो कि इनमें से कौन, या अमेंड कर दो, आप वहीं पे अमेंड कर दो अमाउंट उसकी, या कट कर दो कि इनका मैं हटा रही हूँ और इनका मैं पे कर रही हूँ। तो इससे काफी हद तक प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। बट उसको GST अप्लाई कर पाएगा। जैसे आप दोनों के, मैडम ऐसे आप दोनों की बात अगर सुने तो ग्राउंड लेवल पर जो इश्यूज है वो यही है कि हमारा सर्कुलर 26/2017 में जो अमेंडमेंट के लिए अलाउ करता है अप टू सितंबर, उससे भी बहुत सारी ये डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो दैट इज द रूल ऑफ द लैंड, सो हमें फॉलो करना ही है। आई थिंक रिवाइज रिटर्न की अगर परमिशन आ जाए तो इनमें से बहुत सारे डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो सकते हैं। दैट इज व्हाट एट ग्राउंड लेवल आई फील। मनोज जी, आपसे ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो 86B आ गया है, वो भी सबके लिए सिरदर्द बना हुआ है। 86 के बी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। See what this new rule 86B, what it is saying that a person, a registered person will be allowed to take credit of up to 99%. There are conditions that he should be filing more than 50 lakhs taxable supply. So exempt supply and export is excluded. So he will be able to utilize only 99% of his output liability for that month from the credit ledger. So in effect उसको 1% टैक्स का अपने कैश लेजर से देना पड़ेगा। So as such देखिए below 50 lakh is excluded. Then there are some other exclusions like PSUs and local authorities, statutory bodies and government departments, they are excluded. Then suppose taxpayer has paid 1 lakh, more than 1 lakh income tax in the past 2 years, they are excluded. Then if a person has got refund of more than 1 lakh in the previous year, in case of inverted duty structure, he is also excluded. So very less people would be covered as such, it seems. But what we are against is this rule is, I am personally of the view that this is ultra vires the law. Why I am saying so? Because section 16 में conditions जो हैं, that is for the purpose of availment. That subject to certain conditions and restrictions, you have to avail ITC. Once I have legally availed my ITC, it becomes my property. And then Article 300 capital A of the Constitution comes. And no one can take away my this ITC. This is my vested right. एक बार मैंने ले लिया, उसको कोई छू नहीं सकता। और उससे अच्छा, सेक्शन 49 में भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लॉ में कहीं भी उनको, गवर्नमेंट को ऐसा पावर नहीं है कि उस तरह से रूल्स बना करके विच इज अगेंस्ट द लॉ, they cannot take away the ITC. They cannot restrict me to use my cash ledger, even if I am having my ITC. So I am of the view that this is ultra vires and ultimately it will be struck down. So, मैडम, आपके व्यू जानने से पहले, जैसे कि अग्रवाल साहब ने बोला कि इट्स अ वेरी टफ थिंग, क्या प्रैक्टिकली सिस्टम ये कर पाएगी 1% ब्लॉकेज करना? प्लीज कवर इन योर यूजिबल। 86 प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा सिस्टम करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। and Sifal ji, I think you are muted. If I can add this thing, that this is again arbitrary and violative of Article 14.
Why? Because they have excluded government departments and they have excluded PSU. So there is a discrimination between PSU and a private taxpayer. So they cannot do this. This is a violation of Article 14. Exactly. There is a right to equality. We again request madam to file a good writ petition. Exactly. Sir, Shefali ji, please. one thing, देखिए मतलब एक प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ, पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस का पूरा एक सिनेरियो बता रही है. इवन वर्ल्ड ओवर क्या होता है, 2-3 चीजें होती है किसी भी कंट्री की पूरी डेमोक्रेसी के अंदर. एक होता है गवर्नमेंट, एक होती है अपोजिशन, एक होता है उस कंट्री का सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. अब इसमें होता है कि जब जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जब वो बहुत ही अच्छी मेजोरिटी के साथ में है, विद अ वेरी क्लीन मेजोरिटी, तो अक्सर क्या होता है, जो अपोजिशन है और जो कोर्ट्स हैं, उनकी जो पावर है वो थोड़ी सी कर्टेल डाउन हो जाती है. नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड ओवर हम हर जगह होता है. जहां पे आपने देखा होगा कि पहले जो कोalition गवर्नमेंट्स होती थी, त्रिशंकु सरकारें होती थी, वहां पे जो अपोजिशन है, इवन उनके खुद के भी जो एलाइज होते थे और जो कोर्ट होता था, उनकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती थी. सो इफ यू विल सी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, जब इंदिरा गांधी जी ने जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको अप्लाई करने की कोशिश की थी, तो जब उनकी खुद की सरकार कमजोर थी, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत करता था कि मतलब नहीं, आप ये नहीं कर सकते. बट इफ यू विल सी कि जब वो क्लीन मेजोरिटी के साथ वापस आ गई, देन शी वाइप्ड आउट एवरीवन. सो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रैक्टिकल सिनेरियो, लाइक हाउ थिंग्स वर्क प्रैक्टिकली इन डेमोक्रेसी स्पेसिफिकली. सो यहाँ पे वही वाली प्रॉब्लम है कि अब तक का अगर आप एक बार देखेंगे तो जीएसटी में भी ये है कि जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना था वो उन्होंने किया. अब उनके लिए चाहे उनको रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ चेंज करना पड़ा हो, आई मीन डजंट मैटर. तो इस प्रोविजन में मैं ये चीज बोलूंगी कि मतलब वी विल डेफिनेटली फाइट अगेंस्ट इट, बट कोई एक ब्रीदर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और फिर गवर्नमेंट का उस पर मतलब रिएक्शन क्या होगा कि पता चलेगा वो उठा के फिर लॉ चेंज कर देंगे. अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जो बहुत ही डिस्प्यूटेड है. जैसे इन्वर्टेड रेटेड के केस में, जो पर्सन इन्वर्टेड रेटेड वाला है, मतलब मान लीजिए मेरा इन्वर्टेड रेटेड था लेकिन मैंने रिफंड क्लेम नहीं किया, मैं नहीं चाहती थी कि उतनी टेंशन रखूं, डिपार्टमेंट जाऊं, तो मैंने कहा ठीक है 1-2 लाख रुपए जितनी भी अमाउंट बैठती है आप छोड़ दो, मुझे नहीं करना. राइट. तो उस केस में मतलब आप उसको तो इस प्रोविजन के अंदर डालोगे, और जिसने रिफंड क्लेम किया और 1 लाख रुपए से ज्यादा के किया, उसको आपने यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दी. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर. तो ये कंडीशन तो इसकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि जिसने रिफंड 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्लेम किया, मतलब किसी ने अगर कम क्लेम किया तो उसने क्या गलती की है, जबकि आपको छोटे टैक्स पेयर को तो और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए. राइट. ये जिसने नहीं क्लेम किया उसने सोच लिया कि ठीक है मेरे को नहीं जाना है कंप्लायंस के अंदर, छोड़ दो, थोड़ी बहुत अमाउंट जाती है. ये मान लीजिए किसी का है कि कुछ और भी बिजनेस था तो उसने थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट किया, कुछ माइनर अमाउंट बची तो उसने उसको जाने दिया कि ठीक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, या उसने चलो लेजर में पड़ा रहने दो, कभी फ्यूचर में कोई और बिजनेस करेंगे तो अवेल करके छोड़ दिया, तो उसमें हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि मतलब ये 1 लाख रुपए की रिफंड जिसने ली हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बेंचमार्क बनाया, मतलब वो बेंचमार्क तो बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आया कि उसका रीजन क्या था. तो ये ऑब्वियसली सर ने आर्टिकल 14 की बात की, तो यहाँ पे अब इक्वलिटी ये भी देखी, ये भी मतलब एक बेंचमार्क है कि जो 1 लाख से ज्यादा का रिफंड ले रहा है उसको आप बेनिफिट दे रहे हो, जो नहीं ले रहा है उसको आप बेनिफिट नहीं दे रहे हो. मतलब क्या सेंस है इस बात का, इसका क्या लॉजिक है? इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. और इन्वर्टेड रेटेड के केस में तो उनको आपको क्लियरली एग्जेम्पशन देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए विदाउट एनी कंडीशन, क्योंकि वो पर्सन तो वैसे ही अपना आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर पाता, इसलिए तो वो रिफंड लेने के लिए जाता है. तो उसको आप फिर फोर्स करो कि नहीं तुम आईटीसी तो यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हो, जितना तुम यूटिलाइज कर सकते हो उसमें से 1% आप कैश के थ्रू पे करो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का. सो दैट इज डेफिनेटली अ हार्डशिप. आई थिंक कि सीबीआईसी इसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड पे सोचने की कोशिश करेंगे, और मतलब पूरा प्रोविजन नहीं भी हटाएंगे बट एटलीस्ट उसको ज्यादा लॉजिकल, लाइक दे शुड अमेंड इट सो दैट इट कैन साउंड मोर लॉजिकल टू द पीपल. और इसमें कुछ और इंडस्ट्री है, जैसे जो सीजनल इंडस्ट्रीज है जिनका एक सीजन में गुड्स है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, वो एक सीजन में बिकता है लेकिन बनता तो एक सीजन में नहीं है. अब उन्होंने पूरे साल परचेज का स्टॉक इकट्ठा किया, उसको मैन्युफैक्चर करते रहे, और वो आके मेरा बिक रहा है मान लीजिए समर के अंदर ज्यादा बिक रहा है, विंटर में चलो काफी क्वांटिटी कम हो गई. तो यहाँ पे तो ये चीज होगी ना कि जब मैं सेल करूंगी तो अपना पूरा आईटीसी से पहले एडजस्ट करूंगी सेल को, क्योंकि मैंने 6 महीने 7 महीने वेट किया है कि जो मेरा सीजन आएगा तब मैं सेल करूंगी, तो मैंने स्टॉक परचेज करके लगाया, उसको मैन्युफैक्चर करके रखा है इसलिए था ताकि मैं अपनी सीजन में सेल कर सकूं. तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाहे तो अपने आप उसकी लिस्ट निकाल दें, क्योंकि गवर्नमेंट तो इंडस्ट्री की बहुत ही क्लोज टच में रहती है, बट उस तरह की ब्रीदर उनको बनाने चाहिए. अगेन आई विल से कि प्रोविजन ठीक है, लेकिन प्रोविजन को लाइक जस्ट टू अमेंड इट सो दैट इट कैन बी मोर लॉजिकल टू द पीपल. उनको इतना स्ट्रिक्ट ना लगे कि फिर वो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उस पर कई लोगों का देखा नीचे कमेंट, दे वर जस्ट सेइंग कि इससे अच्छा है कि रजिस्ट्रेशन मत लो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो और आगे कैश में बिजनेस शुरू करो.
then I will say I never suggest it. I always say कि we are law abiding और हमें हमेशा law को follow करना चाहिए. लेकिन जब वो बहुत ही illogical हो जाता है तो लोगों के दिमाग में फिर इस तरह की बातें चलने लगती है कि इससे अच्छा तो मैं एक काम करूँ, टेंशन खत्म करो, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू योर बिजनेस इन कैश. इससे तो रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर दो आप, बिल्कुल कैश इनपुट वाला. तो वही चीज है कि किसी भी चीज को आप लॉजिकल बना के रखिए सो दैट जो उसको फॉलो करने वाला है वो भी खुशी से उसको फॉलो कर पाए. तो काफी लॉजिकल प्रोविजन है, तो काफी चेंजेस में आने चाहिए. यस मैडम, हम जैसे ये अमेंडमेंट्स देखते हैं ना, हमें कहीं लगता है कि ये एक हमारा एक प्रोवर्ब है बस की, अगर आपकी उंगली दुख रही हो तो यू शुड ट्रीट योर फिंगर एंड यू शुड नॉट गो टू कट योर फिंगर. ये ऐसा हो रहा है कि वी आर जस्ट गोइंग ऑन कटिंग अवर फिंगर्स. हाँ मैडम, जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक दैट कि ये जो 138E में अमेंडमेंट आया है वो क्या जरूरत है और क्या लॉजिक होता है उसका 138E के अमेंडमेंट का, प्लीज शेफाली जी. लॉजिक अमेंडमेंट्स का आजकल बताना बहुत ही मुश्किल हो गया है. काफी सारे लॉजिक ऐसे जो सीबीएसई आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं उनका क्या लॉजिक है. अब लाइक दे विल बी बेटर एबल टू टेल इट, बट हाँ इससे मैं लॉजिक तो नहीं बता सकती बट इसकी हार्डशिप जरूर बता सकती हूँ कि इससे क्या आने वाली है. अभी आप देखेंगे जो ट्रक का ट्रेवल टाइम है, आप उसको इस तरीके से अगर कर्टेल कर रहे हैं ई-वे बिल के लिए, मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे. पता है प्रॉब्लम क्या है कि किसी को बीमारी तो है फीवर की और आप उसको टैबलेट दे रहे हो कोल्ड एंड फ्लू की, कोल्ड की टैबलेट दे रहे हो, मतलब बीमारी कुछ और है, आप उसका ट्रीटमेंट कुछ और कर रहे हो, तो वो चीज नहीं चलेगी. यहाँ पे गवर्नमेंट को खुद अपने आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए कि पहले रूट कॉज तक पहुंचे प्रॉब्लम की और तब उसको ट्रीट करने की कोशिश करें, तो काफी अच्छा रहेगा. तो इससे हार्डशिप तो क्रिएट होगी कि जो ट्रेवल टाइम है आप उसको इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो. तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं रोड पे, कई बार जैम्स होते हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं. मैंने देखा है, मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जब हम लोग जाते हैं तो कई बार सिर्फ इसलिए कि कोई एक ओवरलोडेड ट्रक था और वो उलट गया, मतलब ये मैंने पर्सनली कई बार देखा है, वो उलट गया, उसके बाद ड्राइवर उसको छोड़ के चला जाता है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उसके अंदर मटेरियल ऐसा होता है, मान लीजिए उसके अंदर मिट्टी है, ये सैंड है, उस सैंड की खुद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उसकी कॉस्ट होती है. एक्चुअली आपको पता है सैंड वगैरह तो नदी नहर से वो लोग वैसे ही लेके आ जाते हैं, राइट. अब उसका ट्रक मान लीजिए वहां पे पलट गया तो ड्राइवर उसको छोड़ के चला जाता है, वो 4 घंटे 5 घंटे वहां पड़ा हुआ है, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है खूब किलोमीटर्स में. Nobody cares. That happens in industrial area. If you will see, मैंने कई बार ऐसे देखा, मैं कई बार फंसी हूँ उस तरह के जैम्स में मैं. तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस तरीके से कर्टेल डाउन करोगे तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ हार्डशिप. अब उसमें क्या होगा, फिर टैक्स पेयर भी स्मार्ट है, वो सोचेगा कि मैं भी कुछ तरीका निकालूं इससे बचने के लिए. अब वो होता है कि वो जो तरीके होते हैं ना वो गलत हो, उसको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, फिर प्रोविजन पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ जाता है गवर्नमेंट को. तो ये पूरी एक चेन बन चुकी है. सो आई विल बस इन द लास्ट आई विल से कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस बनाओ, लेकिन आई विल से कि प्रोविजन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विद द टीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि भाई आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको टैक्स पेयर को सपोर्ट करने के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है, ना कि उसे हेरेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी ट्रू. मनोज जी, आपका व्यूज इस अमेंडमेंट के बारे में, जो 200 किलोमीटर कर दी गई है पर डे की रनिंग एरिया, प्लीज. सर ये बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है. इसमें ये गवर्नमेंट बोल रही है कि पहले जो आप 1000 किलोमीटर आपको उसमें कितने दिन मिलते थे, 10 दिन मिलते थे. अब गवर्नमेंट बोलती है कि वो आपको 5 दिन में करना है. तो 200 किलोमीटर और एवरी पार्ट 1 डे विल बी अलाउड. दिस इज द अमेंडमेंट. और बाकी शेफाली जी ने सब उसका पूरा एक बता दिया है आपको. एक पूरा क्या मनोज जी मान सकते हैं कि द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज चेंज सच अ मनोज जी, क्या वी कैन अज्यूम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज चेंज सच अ ड्रास्टिकली कि इतना सारा चेंज कर जरूरी लगा उन्हें? maybe there is some improvement or something has happened suddenly, so they have simply halved the traveling time. And practically जैसे शेफाली ने बताया, practically बहुत problems आती हैं. So it seems they have closed their eyes. What can we say? And logic की जहाँ बात आती है, sir, this kind of the yeah, please, sir. We are talking about logic. अब 86B का भी लॉजिक क्या है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज सेइंग सपोज मेरा आउटपुट टैक्स 100 crores का है, सो यू हैव टू पे एटलीस्ट 1 crore इन कैश. बट देन व्हाई हैव यू अलाउड मी आईटीसी? देयर इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी. इट वाज सीमलेस क्रेडिट एंड नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस. सो वो कहाँ गया? इतने दिनों तक यही चल रहा था कि सीमलेस क्रेडिट होगा, सीमलेस क्रेडिट होगा. अरे क्रेडिट तो मुझे मिल गया. इफ आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज देन व्हाट इज द यूज? इफ यू आर फोर्सिंग मी टू पे 1%, देन वो सीमलेस क्रेडिट का मीनिंग क्या रहा? आपने बुक्स में मुझे दे दिया
but I am not able to utilize it. So कई चीजें हैं जो I mean we are finding it very difficult to understand what is the thought process of the government. Very true, sir. वेरी ट्रू सर. जस्ट जैसे ही जीएसटी के हमारे सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए, पर आपसे दो और क्वेश्चन ऐसे पर्सनल है जो कि मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं हमारे सभी दर्शकों को बताऊंगा कि शेफाली गिद्दरवाल जी की बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है. कंसल्ट ईज करके उनकी चैनल है. सो प्लीज अगर आपने गुजरात में इनको सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि मैडम ज्यादातर हमारे व्यूअर्स गुजरात से, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू विजिट द चैनल कंसल्ट ईज एंड डू सब्सक्राइब टू हर चैनल. मनोज अग्रवाल जी का बहुत ही फेमस सोशल हैंडल्स रहते हैं जिनका नाम है जीएसटी साथी. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि आप फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, जहां भी हो, ट्विटर पर खास करके हो, तो उन्हें ट्विटर पे फॉलो कीजिए और सभी सोशल मीडिया पे जीएसटी साथी को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. सर आप पहले मैं सैफाली जी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? क्योंकि जैसे ही अमेंडमेंट्स रात को आए, सुबह हमने आपका वीडियो देख लिया, तो हम सब फ्रेंड्स एक बार डिस्कस कर रहे थे कि हाउ शी इज एबल टू मैनेज दिस. प्लीज हमें आज बता ही दीजिए आप. इनफैक्ट जब कोई नए चेंजेस आते हैं ना जीएसटी में, तो वो तो एंटरटेनिंग फेज होता है. जब काफी दिन तक कुछ नहीं होता ना, तब थोड़ा बोर होने लगता है. आई थिंक सैफाली जी आपको सुनकर ये इतने सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज इतने एक्सपेक्ट मत कीजिए. इट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि इन अ वेरी सिंपल एंड यूसिड लैंग्वेज विल कम ऑन द वेरी नेक्स्ट डे और हमें सब अमेंडमेंट्स के लिए हेल्प करते. ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स फ्रेटर्निटी स्पेशली थैंक यू. मनोज जी से भी एक ऐसा ही क्वेश्चन, वो जो ग्रुप चलाते हैं जीएसटी साथी, दैट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सो मेनी बिग डिग्निटरीज, बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट, इवन ऑफिसर्स बड़े बड़े, और उन्हें भी आप मैनेज कर लेते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स और विदाउट एनी एक्स्ट्रा मैसेजेस, अदर मैसेजेस. हाउ इज इट पॉसिबल एंड हाउ टफ इट बिकम्स फॉर यू, सर? Sir, see, you are also a part of that group. Shefali ji is also a part of that group, Yes, and yes. there are other members who have joined in this Zoom. So it is Yeah. what they are doing. I am simply managing. I have to just see that there is no post other than GST. तो मेरा रोल बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है. मैंने तो खाली ये देखना है कि जीएसटी से बाहर का कुछ आ रहा है तो मैं उसको रोकता हूँ, और बाकी सभी लर्नेड मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, उनको खुद को पता है कि इस ग्रुप में यदि नहीं अलाउड है तो वो करते ही नहीं है कभी कुछ. बाई मिस्टेक कभी कभी होता है कि किसी का कुछ पोस्ट आ जाता है, तो फ्रेंड्स लाइक यू, वो आप लोग भी उसको कंट्रोल कर लेते हो. तो ऐसा चीज में मेरा कोई रोल नहीं है. थैंक यू. बट सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. सर लास्टली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो कि सब लोग राह देख रहे हैं, आप दोनों बहुत ही पहुंचे हुए लोग हो, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या चांसेस है 18-19 के डेट बढ़ने के बारे में जीएसटी एनयू. सैफाली जी अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन कि आप शेयर कर सके, इफ देयर आर एनी चांसेस. सर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं, बट सिर्फ एक्सपेक्टेशन है. आई होप कि इतने सारे लोग, आज मैंने देखा ट्विटर पे ट्रेंडिंग था डेट एक्सटेंशन का जो टैगलाइन था, तो आई जस्ट होप कि गवर्नमेंट इसको एक रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे कि भाई पब्लिक को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, और जो एक मतलब नॉर्मल पर्सन को जो एक करना चाहिए, उनको भी डेट एक्सटेंड कर देनी चाहिए. जैसे हर साल एक अलग सिनेरियो होता है, बट इस साल हम लोगों ने कोरोना की वजह से इतने सारे लोग घर से बाहर नहीं जा पाए हैं, एंड हमें सिंपल लगता है, मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि जैसे उनको लगता है कोरोना हमारे लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, तो अभी भी हम लोग बाहर जाते हैं तो वी हैव टू वियर द मास्क. उसके लिए अभी भी 2000 की पेनल्टी है, अभी भी आपके लिए नाइट कर्फ्यू है बहुत जगह पे. आई तो इट्स नॉट दैट इजी. कई जगह स्टाफ है जो बेसिकली रिमोट से काम कर रहे हैं, अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप्स भी काफी सारे क्रिएट होते हैं. तो एक आई विल से एक लॉजिकल सिनेरियो देख के, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई मतलब कोई अपना अपमान या कोई जिद वाली बात नहीं है, जो एक रीजनेबल बनता है तो डेट उनको एक्सटेंड कर देनी चाहिए और टाइम से कर देनी चाहिए. बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको जितना लेंथी खींच सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो डेटा डाल रहे हैं कि आज इतनी आईटीआर फाइल हो गई, आज इतना फाइल हो गया, तो वो भी देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी जितना कर सकते हैं कर ले. तो एंड मोमेंट पे शायद वो करेंगे, बट आई एम वेरी होपफुल की डेट एक्सटेंड जरूर होगी. दोनों में, जीएसटी में 18-19 में और 19-20 इनकम टैक्स में भी हो, ऐसा हम लोग विश कर. मनोज जी आप उसमें अगर कुछ शेयर कर सके, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो. नहीं, I don't have any information as such. There is no source which has said anything. But again, I do expect that at least for income tax, there may be 1 month extension, which is my expectation. Or why they are not announcing it today? Maybe because we have attitude to file returns during the last few days only. I mean, they have statistics to prove that whenever they announce extension, after that there is a sudden drop
and the work gets stops, and at the end only it takes the peak. तो लोग वेट करते हैं लास्ट के 10 से 15 दिन, बट एज वी नो दैट दिस इज अ डिफरेंट ईयर ड्यू टू कोविड, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ईयर, द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट, so they should not wait for the last minute, they should announce it as soon as possible. Or regarding GST annual return, I think 18-19 they may or they may not, but 19-20 obviously they will have to increase the due date, because अभी तो उन्होंने जस्ट अभी 15 डेज पहले ही यूटिलिटीज वगैरह वो दिए हैं पोर्टल पे, so they will have to extend that date. वेरी ट्रू, थैंक यू वेरी मच बोथ द गेस्ट. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 मिनट्स में हम कंप्लीट कर पाएंगे, तो हम डेफिनेटली क्वेश्चंस लेते. आई एम श्योर आप दोनों लेट हो रहे होंगे. If not, we can take any question if there. Otherwise, we can leave. I think I had only taken time for 30 minutes and it has been already 50 minutes. So I would request our viewers कि अगर आपके questions है तो you can email us. You are aware of the Text Today email ID and all. हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की. आई अगेन थैंक यू श्री मनोज अग्रवाल जी एंड शेफाली गिरधरवाल जी टू बी विथ अस ऑन टेक्स्ट टुडे न्यूज चैनल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मनोज जी. Thank you, sir. थैंक यू.